हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हिंदी व्याकरण का अध्याय एक का था भाषा, बोली और व्याकरण। आज हम उसका अभ्यास प्रश्न करेंगे और इन अभ्यास प्रश्नों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो अभ्यास प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। प्रश्न का है, भाषा हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इस विषय पर 40 शब्दों का एक लेख लिखिए। तो ये हम प्रश्न स्वयं करेंगे। किस पे लिखना है? एक लेख लिखना है। किस पे? भाषा हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इस विषय पे 40 शब्दों में हमें स्वयं अपनी उत्तर पुस्तिका में एक लेख लिखना है। प्रश्न नंबर 2 यानी कि प्रश्न 1 का ख है, भाषा, उपभाषा और बोली में क्या अंतर है। तो इन तीनों में अंतर क्या है, ये हम अंतर पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे हम अपनी उत्तर पुस्तिका में ऐसे कॉलम बनाएंगे 3, और उसमें एक में पहले में लिखेंगे भाषा, फिर उपभाषा और फिर बोली। इसमें क्या है, पहला अंतर देखेंगे। पहला अंतर क्या है? भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक, क्या भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, जबकि उपभाषा भाषा की अपेक्षा सीमित एवं बोली की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। यानी कि जो उपभाषा होती है वो उसका क्षेत्र भाषा के क्षेत्र से थोड़ा सीमित होता है, जबकि बोली के क्षेत्र से विस्तृत होता है। तो वो क्या होती है? उपभाषा होती है। यानी कि उपभाषा क्या है? जिसका क्षेत्र भाषा से कम हो और बोली से अधिक हो। तो ये हो गया उपभाषा। फिर यह है बोली। बोली में क्या है? बोली भाषा की अल्प विकसित रूप होती है, जो भाषा और उपभाषा से सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तो क्या है? बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है, जो भाषा और उपभाषा से सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसका क्षेत्र भाषा और उपभाषा दोनों से सीमित होता है। इसमें दूसरा अंतर है, भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। जैसे कि हम डाकखाने और बैंक में देखते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है? भाषा का प्रयोग किया जाता है। या तो हम हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में लिखते हैं, ये दोनों भाषाएं हैं। जबकि क्षेत्रीय भाषाओं में या क्षेत्रीय बोली में या उपभाषा में नहीं लिखते हैं। जैसे कि भोजपुरी में और अवधी में आदि में नहीं लिखते हैं, या तो हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में। तो क्या हो जाएगा? तो सरकारी कामकाज की भाषा क्या है? ये भाषा कहलाती है। भाषा को ही सरकारी कामकाज में लिखा जाता है, यह प्रयोग किया जाता है। जबकि उपभाषा और बोली दोनों को सरकारी कामकाज में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो ये दूसरा अंतर हो गया। ठीक, तीसरा अंतर देखेंगे, भाषा की अपनी लिपि होती है। यानी कि क्या है? तीसरा अंतर है, भाषा की अपनी लिपि, स्वयं की लिपि होती है। जैसे किसी भाषा को देखेंगे हम कि उसकी लिपि है। जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, वैसे ही अंग्रेजी क्या है? रोमन। ठीक, तो ऐसे ही किसी भाषा की अपनी स्वयं की लिपि होती है। जबकि क्या? उपभाषा की अपनी लिपि नहीं होती और बोली की भी अपनी लिपि नहीं होती। तो ये हमने पढ़ा, ये भाषा, उपभाषा और बोली में अंतर क्या है। अब प्रश्न ग क्या है? लिपि और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखेंगे लिपि और बोली में क्या अंतर है। तो इसमें पहला अंतर देखेंगे। इसमें क्या है? पहला अंतर है, लिपि का क्षेत्र विस्तृत होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। यानी कि लिपि क्या है? जितने लिपि होती है भाषा की लिखित रूप होती है। यानी कि भाषा का जो क्षेत्र होता है वो लिपि का भी क्षेत्र होता है। यानी कि जहाँ जहाँ वो भाषा बोली जाएगी वहाँ पे उस लिपि का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी भाषा जहाँ जहाँ बोली जाती है वहाँ देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि भाषा का लिपि के बिना प्रयोग मुश्किल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये लिपि का क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। फिर लिपि के रूप लिखित होता है, बोली का रूप लिखित एवं मौखिक दोनों होता है। अब यहाँ पे देखेंगे
क्या है, लिपि का रूप लिखित होता है। इसका मतलब हुआ कि लिपि को केवल लिखा जा सकता है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता। क्या ऐसा है? तो ऐसा है तो नहीं, लेकिन कह सकते हैं ऐसा है भी। कैसे कि देखेंगे, जैसे कि देवनागरी लिपि में हम लिखते हैं तो वो लिपि हो गई, लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं या बोलते हैं तो वो क्या हो जाती है? लिपि नहीं रहती, वो भाषा हो जाती है। तो यानी कि जो लिपि की मौखिक रूप होती है वो भाषा हो जाती है। तो क्या कह सकते हैं कि लिपि का जो रूप होता है वो केवल लिखित होता है, जब उसको बोलते हैं तो वो मौखिक हो जाती है। तो ये हो गया लिपि का केवल लिखित रूप होता है, जबकि बोली का रूप लिखित एवं मौखिक दोनों हो सकते हैं। बोली को हम किसी भी लिपि में लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या है? लिपि का प्रयोग व्याकरण के नियमों के अनुसार किया जाता है, जबकि बोली का प्रयोग किसी विशेष नियम के अनुसार नहीं होता है या नहीं किया जाता है। जिसमें क्या है? लिपि का प्रयोग व्याकरण के नियमों के अनुसार ही किया जाता है। जैसे किसी भी लिपि का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम वाक्य लिखते हैं तो उसमें क्या क्रमबद्धता का नियम लगाते हैं, यानी कि कोई भी शब्द एक ऐसे क्रम से रखते हैं ताकि उसका एक अर्थ बन सके, यानी कि वो सार्थक हो सके। तो ऐसे ये हो गया क्या है? लिपि का प्रयोग का नियम होता है। ठीक, जो व्याकरण हम पढ़ते हैं किसी भी भाषा का, वो क्या होता है? वो लिपि का नियम ही बताता है कि किसी भी लिपि को कैसे लिखा जाएगा, उसको बोलते समय कैसे उच्चारण किया जाएगा। तो ये हो गया नियम, इसके लिपि के होते हैं, जबकि बोली का प्रयोग किसी विशेष नियम के अनुसार नहीं किया जाता है। बोली का कोई विशेष व्याकरण तो नहीं होता है ना, तो ये उसका कोई एक विशेष नियम नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गया लिपि और बोली में अंतर। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या घ। प्रश्न संख्या घ है, गद्य और पद्य में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताइए। तो इसमें देखेंगे हम, ऐसे नहीं दिख रहा, इसमें देखेंगे गद्य और पद्य में अंतर। तो सबसे पहला अंतर है, गद्य गेय यानी कि गाने योग्य नहीं होता, अर्थात गद्य को गाया नहीं जा सकता है। जबकि क्या है? पद्य गेय होता है, यानी कि गाने योग्य होता है, अर्थात पद्य को गाया जा सकता है। जैसे कि गीत होता है, हम लोग गाने सुनते हैं, गीत गाते हैं, तो क्या होते हैं? वो पद्य होते हैं। कविताएं हैं, उनको हम गा सकते हैं आसानी से, जबकि गद्य को ऐसे नहीं कर सकते। अब हम किसी कहानी को गा तो नहीं सकते ना, तो वो क्या हो जाएगा? वो गद्य हो जाएगा, ये पद्य। ये दोनों में पहला अंतर है कि ये गद्य को गाया नहीं जा सकता है, जबकि पद्य को गाया जा सकता है। दूसरा अंतर है, गद्य में छंद, अलंकार, तुकांत आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। गद्य को कभी भी लिखते समय हम उसमें छंद का प्रयोग, अलंकार और तुकांत शब्दों के प्रयोग के बारे में ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, जबकि पद्य में छंद, अलंकार, तुकांत आदि का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। अगर इनका प्रयोग ना किया जाए तो वो पद्य अच्छे नहीं माने जाते, यानी कि वो कविताएं अच्छी नहीं होती हैं और पढ़ने में भी अच्छी नहीं लगती हैं और समझने में भी नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये पद्य में छंद, अलंकार, तुकांत आदि का प्रयोग किया जाता है, जबकि गद्य में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या है? इसमें था ना उदाहरण सहित बताइए। तो इसमें देखेंगे उदाहरण। तो इसमें उदाहरण क्या है? जैसे उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, पत्र, जीवनी, ये क्या है? ये आपका गद्य है, ये गद्य साहित्य बोलते हैं। और ये है पद्य में क्या है? गीत आ जाएगा, कविता, दोहे, चौपाइया, प्रार्थना, ये क्या हो गए? पद्य के उदाहरण हो गए। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भाषा को अभिव्यक्त करने के मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? यानी कि भाषा को अभिव्यक्त करने के दो मुख्य रूप कौन कौन से हैं? तो ये कौन कौन से हैं? तो भाषा को अभिव्यक्त करने के दो मुख्य रूप निम्नलिखित हैं। पहला लिखित रूप यानी कि लिखित भाषा, दूसरा मौखिक रूप यानी कि मौखिक भाषा। प्रश्न क्या? किन्हीं 5 भारतीय भाषाओं के नाम लिखिए। तो
हमारी पुस्तक में कुल 22 भाषाएं यानी संविधान में कुल 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है। तो उन्हीं में से किन्हीं 5 भाषाओं को हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, कश्मीरी, मराठी। ये 5 भाषाएं हैं जो मान्यता प्राप्त हैं संविधान के अनुसार। ठीक, अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे और करेंगे। ये क्या है? प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है? प्रश्न संख्या 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर पर चिन्ह लगाइए। ये प्रश्न दिए हैं, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें जो ऑप्शन सही है उसके सामने सही के निशान लगाना है। तो पहला क्या है? भारतीय संविधान द्वारा स्वीकृत कुल भाषाओं की संख्या अभी हमने पढ़ा है, क्या है? 22। तो यहाँ पे हो जाएगा 22। ख है हिंदी को राजभाषा का सम्मानित पद दिया गया है। तो हिंदी भाषा को कब सम्मानित पद दिया गया है, यानी कि राजभाषा कब माना गया है? तो 14 सितंबर 1949 को, 15 अगस्त 1960 को, 14 नवंबर 1949 को या 16 सितंबर 1949 को। तो ये क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का सम्मानित पद दिया गया है। ग है साहित्य की रचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है। तो गद्य अभी हमने पढ़ा, साहित्य की रचना कितने आधारों पर की जाती है? 2 आधारों पे। कौन कौन से होते हैं? पद्य और गद्य। तो क्या हो जाएगा? गद्य और पद्य। तो ये 2 आधार हो गए, तो ये हो जाएगा ई, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में बोलियों की संख्या कितनी है? तो हमने पढ़ा है अभी इस पाठ में कि भारत में बोलियों की संख्या लगभग 600 है। तो ये ई सही हो जाएगा। अंगा है व्याकरण के अंगों की कुल संख्या। तो व्याकरण के कुल अंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो ये आ सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये 3 सही हो जाएंगे। अब तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित भाषाओं के सामने उनकी लिपियों के नाम लिखिए। ये जो भाषाएं दी गई हैं उनके सामने उनकी लिपि लिखनी है। ये हम स्वयं करेंगे अपनी पुस्तक की सहायता से स्वयं करेंगे अपने उत्तर पुस्तिका में। प्रश्न संख्या 4 है उदाहरण देकर निम्नलिखित शब्दों को मानक रूप बताते हुए शब्दों को शुद्ध लिखें। ये जो शब्द दिए गए हैं इनका मानक रूप लिखना है उदाहरण बताते हुए। तो पहला क्या है? हम, क्या है? ह में हलंत है प्लस म है। तो ये क्या है? ये होगा, तो ये गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? ह में हलंत रहेगा और म हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ब्रह्म। ठीक। तो वैसे चिन्ह में ह के नीचे हलंत रहेगा और न, तो ये हो जाएगा चिन्ह। फिर ऐसे ही हल में देखेंगे ह के नीचे हलंत रहेगा और ल, तो ये प्रहलाद हो जाएगा। ऐसे ही देखेंगे विद्वान, इसमें द्व, तो द्व में क्या होगा? द के नीचे हलंत रहेगा और व, पूरा व रहेगा। तो क्या हो गया? विद्वान। वैसे देखेंगे बुद्धिमान, तो इसमें क्या है? आधा द है और ध पूरा है, यानी कि द के नीचे हलंत रहेगा और ध पूरा रहेगा, तो हो जाएगा बुद्धिमान। ऐसे देखेंगे खद्दर, इसमें देखेंगे आधा द है फिर द है, तो क्या हो जाएगा? खद्दर। फिर क्या है? गड्ढा में देखेंगे जो ढ है वो पूरा है जबकि ड है वो आधा है, तो ड के नीचे हलंत हो जाएगा प्लस ढ हो जाएगा, तो गड्ढा। ऐसे कबड्डी, इसमें ड के नीचे हलंत रहेगा और पूरा ड रहेगा, तो कबड्डी। ऐसे ही पद्मा, इसमें देखेंगे इसमें देखेंगे द और म, तो द क्या है? द आधा है, तो द के नीचे हलंत और म पूरा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका पद्मा। अब ये है अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर लिखना है। तो इसमें देखेंगे नई और नई, तो इसके नियम क्या है? तो सबसे पहले जानेंगे नियम क्या होता है। तो इसमें है पहला नियम होता है संज्ञा शब्दों में ई का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर किसी भी संज्ञा शब्द हो, कोई भी संज्ञा शब्द हो, वो शब्द संज्ञा हो, तो उसको हमें क्या करेंगे? ई का प्रयोग करेंगे, अंत में ई का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है? मिठाई। मिठाई क्या है? एक मिठाई है
एक खाने वाली वस्तु है, तो क्या है वो मिठाई, तो उसमें क्या करेंगे ई का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो सबके अगर इसमें हम कहीं भी संज्ञा शब्द लिखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखेंगे ई शब्द का प्रयोग करेंगे लास्ट में। दूसरा है क्रिया वाले शब्दों में य का प्रयोग किया जाए। अगर कोई भी क्रिया आ जाए तो उसमें क्या क्या किया जाता है, य का प्रयोग किया जाता है, ना कि ए का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ व्यंजन य का प्रयोग किया जाता है क्रिया वाले शब्दों में। तीसरा नियम है वचन के अनुसार प्रयोग, यानी कि अगर हम देखेंगे किसी भी जो भी शब्द दिया गया है उसका पहला वचन में अगर स्वर आता है यानी कि आ आता है तो वहाँ पे प्रयोग वहाँ पे स्वर का प्रयोग करते हैं। जबकि अगर स्वर नहीं आता है, व्यंजन आएगा, तो वहाँ पे य का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे ही शब्द ये शब्द देखेंगे और हम देखेंगे कौन सा शब्द सही है। तो यहाँ पे देखेंगे नई, ये कोई संज्ञा शब्द नहीं है और क्रिया शब्द भी नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे नई, नई में इसका एक वचन देखेंगे। एक वचन कैसे का प्रयोग में क्या होता है, नई का क्या होता है नया। तो इसमें देखेंगे कहीं स्वर नहीं आया, व्यंजन आया य, तो क्या हो जाएगा नया। तो यहाँ भी बहुवचन में इसका प्रयोग करेंगे, य का ही प्रयोग करेंगे। तो ये कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा नई, नई ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसे ही देखेंगे ख, ख में क्या है हुआ और हुआ, तो इसमें क्या देखेंगे एक वचन में क्या होता है हुआ होता है, तो क्या हो जाएगा ये सही हो जाएगा हुआ। ठीक, ऐसे देखें किया और किए, किए और किए, इसमें देखेंगे क्या है, ये क्या है, ये एक क्रिया है। तो क्रिया में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, य का प्रयोग किया जाता है, ना कि किसी स्वर का। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, य, पहला वाला सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्रिया है और किए या करना क्या है क्रिया है, और इसमें य का प्रयोग होता है, क्रिया में य का प्रयोग होता है, तो ये सही हो जाएगा। ऐसे घ है, घ में क्या है गए, ये जाना यानी कि गया, ये भी क्या है एक क्रिया है, तो क्रिया में हमेशा क्या करेंगे य का प्रयोग करेंगे, तो ये आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अंगा देखेंगे अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई क्या है, तो अस्थाई भी में य सही होगा, क्योंकि इसमें क्या है य सही होगा अस्थाई। ठीक, अब इसमें देखेंगे दायित्व, दायित्व कौन सा सही है, तो दायित्व ये सही है। देना क्या है एक क्रिया है ना, क्रिया से ही दायित्व बनाया, देना से ही दायित्व बनाया, तो ये क्या हो गया, तो क्रिया में हमेशा यह होता है, तो ये हो गया दायित्व। ठीक, तो ये इन प्रश्नों को हम अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, जो प्रश्न स्वयं करने हैं उनको भी लिखना है।